अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रजा। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान की एहतजाज की धमकी और मदारिस पर दस्तखत ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस से मुतल्लिक एतराजात पर किसी तौर गौर नहीं करेंगे। 26वीं यानी तरमीम के मुसव्वदे में इस पर एतराजात नहीं उठाए गए तो अब एतराज करना बदनीयती है। नौशहरा के मदरसे जामिया उस्मानिया में तकरीर से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कदीम और जदीद तालीम कहने के खिलाफ इल्म 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 होता है। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा जा रहा है। हम हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं और रियासत से तसादुम नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन करो, बैंक अकाउंट खुलवाओ, मगर आप अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं लेकिन हम जब कहें तो आपने अकाउंट्स बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि हम तो दीनी मदारिस को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, आप हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं जो कि हमने नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि पीडीएम हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक हुआ था और 26वीं आईनी तरमीम पर बिल पेश किया गया, वो बिल एक्ट बन गया। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हम मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि हम थक जाएंगे लेकिन हम डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत दीनी मदारिस को इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की जानिब लेकर जाना चाह रही है। अहम बात इसमें यह है नाजरीन कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालिबात पर गौर नहीं किया गया और इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए, इस बिल को नाफिजुल अमल नहीं किया गया तो फिर हुकूमत से हमारा भी टकराव बनता है। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप भी लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब में कहा कि बिल्कुल, अगर हमारे इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर हम संजीदा हैं और हम एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। दूसरी जानिब जो अहम आज प्रोग्राम में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है नाजरीन के केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम हमले करेंगे महमूद गजनवी की तरह। उन्होंने कहा कि 5 हमले हम कर चुके हैं और यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। सिविल नाफरमानी की बात हो रही है पीटीआई की जानिब से, लेकिन क़यादत जो है इस वक्त उन्होंने इससे अभी लाताल्लुकी का इजहार किया है और केपी के वजीर आला ने कहा कि अभी तक पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से इसका फैसला नहीं हुआ। तो ये दोनों आज अहम मौजू हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़मीर घुमरो साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और उनके साथ है बैरिस्टर अली ताहिर, सीनियर कानूनदान हैं, पीटीआई से भी इनका गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं ज़मीर घुमरो साहब से। घुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सीनियर क़यादत ने 26वीं आईनी तरमीम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने 12 मीटिंग्स की, मुलाकातें की और 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाया और वो पार्लियामेंट से मंजूर भी हो गई। लेकिन अब क्या इशू है और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ऐसे इशूज आ रहे हैं कि जो उस 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था, ये मदारिस के हवाले से बिल, उस पर दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं और मामला जो है वो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। ये 26वीं आईनी तरमीम का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन बिल आया था और उसको पास किया गया। लेकिन बाद में रियासत के पॉलिसी मामलात होते हैं तो उस पर जो है वो कोई प्रोसीजरल मामलात भी थे, तो उस हवाले से जो है वो सदर ने बिल रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो आइन के तहत भेजा है। तो मेरे ख्याल में उस पर टॉक्स हो रही हैं, गवर्नमेंट की भी हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान की भी हो रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकात की है मौलाना साहब के साथ। तो मौलाना साहब जो है वो टॉक्स में एंगेज होते हैं, वो नेगोशिएशंस में यकीन रखते हैं और मेरे ख्याल में ये मसला जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल होगा और मदद के सिलसिले में जो पॉलिसीज हैं उस पर जो है वो कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है वो ये डिले पड़ गया है। अदरवाइज जो है वो टास्क प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। घुमरो साहब, जो आप पिक्चर पेश कर रहे हैं वो तो बड़ी स्मूथली है कि कुछ वजूहात की बिना पर ये डिले पर गया और दोबारा अब मुशावरत हो रही है, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और बातचीत के बाद जो है इस पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस देखें, उनकी जमात का स्टांस देखें, तो मामला इतना जो है वो आसान या इतना आसान उनके बयानात से नहीं लगता कि ये मामला हल हो जाएगा।
क्योंकि उनका तो ये कहना है कि वो लोग जो पहले इस बिल की हिमायत में थे अब वही इस पे एतराजात कर रहे हैं, और साथ उनका ये कहना है कि अगर नहीं ये हमारी बात सुनी गई, इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए, तो फिर हम भी चढ़ाई करने के लिए हक बजानिब होंगे। और बड़े सख्त बयानात आज उन्होंने दिए। देखिए, ये तो उनका पॉलिटिकल स्टांस है, वो उनका जो मंशूर है उसके मुताबिक जो है वो मदरसा की जो उनकी पॉलिसी है उसके तहत जो है वो बयानात दे रहे हैं। लेकिन जो है वो इन पॉलिसी इश्यूज पर जाहिर है टॉक्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं और वो चल रही हैं। मेरे ख्याल में मौलाना साहब के साथ जो है वो पहले भी टॉक्स होती रही हैं और अभी भी टॉक्स होंगी, और टॉक्स में मामला हल हो जाएगा अफाम और तफहीम से। उसमें जाहिर है इश्यूज होते हैं जो पाकिस्तान में मौजूदा टेररिज्म की जंग लड़ी जा रही है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से या सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, उसमें जो है वो रियासत के पॉलिसी इश्यूज होते हैं बहुत। तो मेरे ख्याल में ये इशू जो है वो टास्क के जरिए ही हल होगा, नेगोशिएशन के जरिए हल होगा और मौलाना साहब मान जाएंगे। सर, इशू तो बिल्कुल नेगोशिएशन और बातचीत से ही हल होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अभी बिल्कुल इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक और बड़ी जमात और दीनी जमात जिसके पास मैन पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, अब वो किसी किस्म एक्सट्रीम की तरफ जाए। शामिल करते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब को। बैरिस्टर साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है कि हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है। एक तो पीटीआई की जानिब से आपने देखा कि उन्होंने तो कह दिया है कि हम मजीद भी हमले कर सकते हैं, मजीद भी चढ़ाई हो सकती है, और इससे पहले भी हालात हमारे सामने। और उसके साथ अगर जमाते JUI भी साथ शामिल हो जाती है तो फिर तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और इस मुल्क के लिए ये सब अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं थोड़ा सा, फरहान साहब आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हम आपके तज्जियों से बड़ा कुछ सीखते हैं, मगर आज एक ऐसा मौका है कि मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। आई डोंट एग्री। ये गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए अच्छा नहीं होगा, ये एक फॉर्म 47 की इम्पोज्ड हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए जो फ्रंट फेसेस हैं डिक्टेटरशिप के, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुल्क के लिए तो बेहतरीन होगा। और मेरे ख्याल में JUIF को ये बात पहले ही पता होनी चाहिए थी, वो डसे ही ना जाते इस तरह कि ये हमेशा पलटेंगे, और वो पलटे हैं। पहले PDM में भी JUIF को आपको पता है कि सदारत की उम्मीद थी, गवर्नरशिप की उम्मीद थी, वफाकी वजारतों की उम्मीद थी, वो तब पलट गए थे। तो 26 तरमीम में इनको दोबारा से एक हाथ दिया गया और बिलावल साहब को दिया गया। और आप देखिए इस इशू की वजह से जो आप खुद कराची के हैं, आपको पता है, आपको तो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। जाहिर है जमीर भाई इसको डिनाई करेंगे, लेकिन शदीद इख्तलाफात जो हैं वो रूलिंग फैमिली में चेयरमैन और को चेयरमैन के बीच में इस वक्त इसी बिल को लेकर हैं, और ये एक स्ट्रिंग इन द थॉर्न फंसा हुआ है। लेकिन चूंकि वो जो कुव्वतें हैं, वो जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि JUIF जो है वो मजबूत हो एक रजिस्टर्ड मदारिस के सिस्टम से, वो इसको अपोज कर रही हैं। और जाहिर है इस मुल्क में चलती तो उनकी है, चूंकि आपने तो देखा सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स का फैसला है वो एक साउंड स्पीकिंग ऑर्डर है। आई एम 100% श्योर जमीर भाई एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि वो रिजर्व सीट्स का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही। तो ये भी एक अच्छी बात है ना कि मदारिस रजिस्टर होंगे। फरहान साहब, इसमें ये तो मैं शुरू से, मैं तो इस बात का पर्सनली बड़ा प्रोपोनेंट हूं कि जो मदारिस के बच्चे हैं उनको लेके आए ना स्कूल लेवल के ऊपर, और ये मदारिस को रजिस्टर करें, और जो मदारिस अपने अकाउंट्स नहीं रख सकता और एक 2 नंबर एस्टेब्लिशमेंट है उसको बंद करें, और जो वो मदारिस जो कानून के साथ एज अ सोसाइटी रजिस्टर होकर चलना चाहते हैं वो हों। इसमें सदर पाकिस्तान कहां से आगे? बीच में पार्लियामेंट ने पास किया है, सदर पाकिस्तान का क्या रोल है कि वो उसको वापस करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिले करते हैं 10 दिन गालिबन टाइम होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कानून का हिस्सा बन जाता है। इज इट? जी एब्सोल्युटली। लेकिन ये आप देख लीजिए कि आरिफ अलवी साहब जो है वो कहते रहे कि मैंने ये वापस किए थे, वो जो ऑफिशियल सिक्योरिटी टैक्स की अमेंडमेंट थी, लेकिन वो प्रेसिडेंट जिसने वापस करना है वो कह रहा है मैंने वापस किए थे, लेकिन वो कानून गजेट हो गया। और यहां पर वो 10 दिन गुजर गए तो लेकिन कानून गजेट नहीं हो रहा। तो ये वही कुव्वतें हैं जो कहती हैं कि गजेट कर दो और नहीं कर दो। ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने कराची के अंदर, आप देख लीजिए घुमरो साहब, वैसे बात ये बड़ी टेक्निकल है, 40 से ज्यादा सीटों के ऊपर इन्होंने फॉर्म 47 के कैसे गजेटेड नोटिफिकेशन कर दिए कि सुबह 4 बजे तक कोई
कोई और जीत रहा था 1 लाख वोटों से, और 9 बजे गैजेटेड रिजल्ट आ गया और उसके वोट बैरिस्टर साहब, आप 11,000 जाते रह जाते गए दुखती और रग पे इधर हाथ 2 रख लाख जाते हो हैं, गए। आप जाते जाते दुखती रग पे हाथ रख जाते हैं। खैर, मैं घुमरो साहब का इस पर व्यू पॉइंट जो है वो लेना चाहूंगा। घुमरो साहब, बात तो ये टेक्निकल है, क्योंकि आप देखें कि एक कानून जो है वो 10 दिन के बाद इंप्लीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ बिल्स हमने देखे गुज़िश्ता टाइम पे, गुज़िश्ता वक्तों में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और बैरिस्टर साहब ने एक और बड़ी अहम खबर दी कि आला क़यादत में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई तफरका है, कोई इख्तलाफ है। अली ताहिर साहब मेरे भाई हैं, बिल्कुल जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये क्या सारा यहाँ है, ये तो पीटीआई के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनकी लीडरशिप में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन जो है वो क्योंकि पीटीआई का अपना मामला है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं होता, हमारे यहाँ जो है वो पार्टी यूनाइटेड होती है। एज फार एज बिल इज कंसर्न, तो आपको पता है कि ये बिल सदर रिकंसिडरेशन के लिए नेशनल असेंबली को भेजते हैं और वो रिकंसिडरेशन होता है पार्लियामेंट की तरफ से दोबारा। ये 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली लॉ नहीं हो जाता। तो ये अगर प्रेसिडेंट भेजते हैं अपना जो है वो अख्तियार इस्तेमाल करके, तो ये अख्तियार उसको हासिल है। इस तरह से गवर्नर को भी हासिल है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए प्रोविंशियल असेंबली को बिल भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर प्रेसिडेंट भेजते हैं तो ये आइन में मौजूद है कि वो भेज सकते हैं। बाकी ये जो मदरसे का इशू है, ये पुराना इशू है बहुत, और रियासत की जो लेकिन सर घुमरो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज क्लियर कट कहा कि पहले हम तमाम चीजों पर मुशावरत कर चुके थे, इस बिल पर बात हम पीडीएम हुकूमत से उस वक्त से करते आ रहे हैं, और तमाम कंसेंसस जो हैं वो सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी, और आपकी जमात की सीनियर क़यादत तो उसमें पेश थी। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी चंद दिन पहले जब मुलाकात की तो सारी चीजों पे वो बिल्कुल एक पेज पर मौजूद थे। लेकिन अब ये सारे एतराजात आ जाना, सवाल तो उठते हैं फिर। नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये लेजिस्लेशन जो है वो देखें, आइन में ये लिखा हुआ है कि इस पे जल्दी नहीं की जाती, इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा जा सकता है, और उसमें अगर कोई इशू आ गया है तो ये तो फाइनल नहीं है, क्योंकि ये बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। और मदरसे की रजिस्ट्रेशन का इशू जो है बड़ा सेंसिटिव रहा है, ये आज से नहीं है, काफी अरसे से है। और ये हमारी भी पॉलिसी शुरू में रही है कि मदरसे रेगुलेट हो जाएं और मदरसों को रेगुलेट किया जाए। वो किस तरीके से किया जाए उसके मोडस ऑपरेंडी पर जो है वो इख्तिलाफात रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये भी है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इनको जो है वो क्या पार्लियामेंट जो है रेगुलेट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने अगर पास कर दिया और तो सदर तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वो तो आइन में प्रोवाइडेड है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम उजलत में कर रहे हैं या कोई और ऐसी चीज है, और जो मसला जो है वो मौलाना के साथ नेगोशिएशन से हल नहीं हो सकता। तो हम एंगेज करेंगे, बिल्कुल गवर्नमेंट एंगेज होगी, पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी एंगेज होगी इस मसले पर, और इस मसले को जो है वो खुश असलोबी से हल किया जाएगा। आज के जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हम 8 तारीख को मुर्दाबाद इसराइल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर हमारी बात 8 तारीख तक ना सुनी गई हो तो ये चांसेस हैं कि हम मुर्दाबाद हुकूमत का नारा भी वहां लगा सकते हैं। तो सेंसिटिविटी का जो है वो मामला या अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौलाना साहब और उनकी जमात कितनी संजीदा है इस बिल को लेकर। देखिए, उनका तो पार्टी इशू है ना, उनका तो जाहिर है पार्टी इशू है, वो जो है उनका। लेकिन हुकूमत इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है घुमरो साहब। अगर जेयूआई जो है वो भी आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे फिर ये सारा मामला? जेयूआई को कैसे टैकल करेंगे? लेवल तक हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक एंगेज हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो सेंसिटिव है। प्राइम मिनिस्टर लेवल तक हुकूमत जो है वो एंगेज हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी मौलाना से बात की है और उनकी बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल में उनको भी ये सेंसिटिविटी का पता है, और ये इशू वाकई रहा है और शुरू से रहा है मदरसे का। ये भी सेंसिटिव इशू है बड़ा, ये ऐसे कोई नॉर्मल इशू नहीं है। अगर रियासत के तमाम जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें जो है इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो उसका भी रीजन है। रीजन ये है कि जो है ये मदरसे वाली पॉलिसी का इशू जो है बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से ही प्राइम मिनिस्टर जो है एंगेज हुए हैं, और मौलाना साहब जो है वो पीडीएम भी रहे हैं और हमारे इत्तेहादी भी रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो है वो बहुत एहतराम है। इस वजह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उससे एंगेज हो रही है और गवर्नमेंट भी एंगेज हो रही है, तो मेरे ख्याल में हल निकल आएगा।
ठीक है, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि इन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर तक एंगेज कर लिया है और बातचीत चल रही है और बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। जाहिर है JUIF की एक बड़ी ताकत है, मैन पावर है, तो इन्होंने तो एंगेज कर लिया, लेकिन आपकी क़यादत कुछ एंगेज करने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आती। हालांकि CM KPK जो है बड़े एग्रेसिव किस्म के बयान दे रहे हैं अभी भी, लेकिन कोई पॉलिसी समझ नहीं आती। एक बयान आता है बानी PTI की जानिब से, फिर उसका एक डिनाई आ जाता है आपकी इस वक्त मौजूदा क़यादत की जानिब से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके आने वाले दिनों में पॉलिसी किस तरफ जा रही है, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? जी देखिए फरहान साहब, दो चीजें हैं अलग अलग, दोनों पे मैं जवाब देता हूँ। एक तो जैसे जमीर भाई कह रहे थे जी कि वो हमारी पार्टी यूनाइटेड है और उनकी में डिसएग्रीमेंट है, तो ये तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज में तो डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी में भी होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी होता है, लेबर पार्टी में भी होता है। हाँ, अगर एक कोई यानी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक बंदा हमें भी बताया होता कि इसने जो कहना है उसके ऊपर सारी पार्टी ने यूनाइटेड रहना है, तो फिर शायद हम पीपल्स पार्टी की तरह यूनाइटेड हो जाते। लेकिन शुक्र है कि हम उस तरह से यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि अगर PTI इस तरह से यूनाइटेड होती तो मैं तो मादत के साथ में PTI का हिस्सा ना होता। दूसरी बात, अब आ जाए आपकी इसकी तरफ कि जी वो आपको कंफ्यूजन लग रही है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ऐसी पार्टी है जिसकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप, यानी कि जो लीडर है इमरान खान साहब, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो सारी की सारी या तो जेलों में बार बार मुतअद्दिद FIRों में अंदर रह के आई है या आज तक अंदर है, और कोई उसके अंदर लेग्जिटी नहीं है। बेशक कोई फीमेल है, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कोई एंजाइना का मरीज है, कुछ भी नहीं है, सारे अंदर रखे हुए हैं। नंबर 3, कोई अगर कोई सहाफी भी या कोई वकील भी हक में आ जाए तो आपको पता होगा कि मेरे ऊपर भी एक FIR काटी गई थी। हालांकि मेरा तो आपको पता है कि जनरली कोई एज सच मैं वकील जरूर हूं, बट एज सच पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मेरा इतना ताल्लुक नहीं है। और मतीउल्लाह जान के ऊपर इसकी FIR काट दी गई। ये सारा कुछ हो रहा है ना, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि जिस पार्टी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। बैरिस्टर साहब आपकी बात मैं मजबूर हो गया हूं आपको कट ऑफ करने के लिए। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आप देखें राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था, क्या वही दोबारा से चीज सामने नहीं आ रही? क्या राना सनाउल्लाह पे वो केसेस बने थे जो आज मतीउल्लाह जान का आपने रेफरेंस दिया, तो वो भी थोड़ा सा माजी पे थोड़ा सा अगर हम याद कर ले तो। एब्सोल्युटली नॉट। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था? एक FIR हुई, FIR के अंदर उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की, उनकी वो बेल एप्लीकेशन अलाउ हो गई, वो घर चले गए। हमारे साथ क्या हो रहा है? हम एक केस में निकलते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे से निकलते हैं, चौथे में पकड़ लेते हैं। एक एक लीडर के ऊपर 80-80 100 FIR है। और जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ वो तो नून लीग का सेंट्रल लीडर था। हमारे तो नैरेटिव के हक में कोई बात करते तो आप उसके साथ ये करते हैं। मतीउल्लाह जान हमारी पार्टी का हिस्सा तो नहीं है, एक जर्नलिस्ट है, भटका के क्यों हमायत की? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए, जो आप सिंध हाई कोर्ट के साथ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के जो कमिटी उसकी आप मुतासिर कर रहे हैं, जिस तरह प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। सिंबल छीन लिया, नेटवर्क बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, आपने जो है वो 9 मई के अंदर लोगों को सैर करा दी पूरे पाकिस्तान की। और उसके बाद आप कहें कि वो नून लीग और PTI के साथ जो हो रहा है वो किसी भी तरह कंपेरेबल है, तो ये तो ऐसा ही है कि मैं आपकी तरफ पेंसिल उठा के फेंकूं और आप मुझे बजूका मार दें और आप कहें मैं तुझे इसलिए बजूका मारा है कि तूने भी तो पेंसिल मेरी तरफ फेंकी थी। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने कुछ हो रहा है, अली अमीन गंडापुर जिस पार्टी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है वो फिर भी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान के अंदर कोई खबर, इस वक्त भी हम PTI पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी खबर नहीं है। पूरी सियासत PTI और इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो कंट्रोल हो रही है। इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, PTI इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो फॉर्म 47 पे जो चोर आके बैठे हुए हैं उनको भी इस बात का इल्म है, तो सारी रेलिवेंस तो हमारे पास है। कैसे कोई कह सकता है कि हमारा नैरेटिव कंफ्यूजिंग है? चले इस पे दोबारा बात करते हैं, इस पे दोबारा बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है बयानात तो ऐसे भी नहीं दिए जाते ना बैरिस्टर साहब। जैसे अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं 5 हमले हम कर चुके हैं और महमूद गजनवी बनने के शौक में वो कह रहे हैं कि मजीद हमले करेंगे। इस पर बात करते हैं। अच्छा घुमरो साहब ये बताइए आप कि जैसे आपने बताया कि अब चीजें कंट्रोल में हैं, आपकी जो सीनियर क़यादत है, जो हुकूमती क़यादत है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तक मामला चले गए हैं, तो सारी चीज़ें लूप में हैं, तो आपको लगता है कि 8 तारीख को या 9 तारीख को ये जो आने वाले 1-2 दिन हैं इसमें ये बिल साइन भी हो जाएगा और सारे मामलात बड़े सेफली
और आराम सुकून के साथ ये सब चीजें हैंडल हो जाएंगी? हाँ, हमें तो यकीन है कि ये सब चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन मैं अली ताहिर साहब ने जैसे फरमाया कि जो है याददाश्त जो है, मैं अली ताहिर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये किसने कहा था कि आसिफ जरदारी मेरे बंदूक के निशाने पर है, और ये जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि महमूद गजनवी की तरह हम और हमला करेंगे। महमूद गजनवी भी हमला करके चले गए थे, ये भी चले जाते हैं। तो ये जो विंडिक्टिव पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी, ये तो तहरीक इंसाफ ने खुद जो है वो शुरू किया था ना, ये इस गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया। ये 2018 में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो नैब और एफआई के जरिए चल रही थी। सारी लीडरशिप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग दवात की जेल में डाल दी गई थी, उनके खिलाफ जो है वो झूठे केसेस किए गए। ये तो प्रोसेस तो इन्होंने शुरू किया ना, हमने क्या किया, हमने भी कोर्ट से रिलीफ लिया। अभी ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ इनकी यही शिकायत है कि हमारे खिलाफ कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं तो बिल्कुल इनके साथ हूँ। अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं बिल्कुल अली ताहिर साहब के साथ हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू यहाँ से ही हुआ था कि वो जब इन्होंने विंडिक्टिव ऐसी पॉलिसी शुरू की थी, ये गवर्नमेंट ही नैब के जरिए चलती थी, गवर्नमेंट एजेंसीज के जरिए चलती थी, और सबको पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती थी इनकी, और ये नैब और एफआई को यूज करते थे, तो उससे गवर्नमेंट चलाते थे। और बाद में यही जो है वो ट्रेंड जो है हमें देखने में आया। और एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, 26 अमेंडमेंट में 2 मुतालबात से पीटीआई के कि जजों की उम्र जो है वो बढ़ाई नहीं जाए, 65 ईयर से रखी जाए, सेम रखी जाए, और दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड न बनाया जाए बल्कि आईनी बेंचेस बनाई जाएं। उस पर इत्तेफाक हुआ था, मौलाना फजल रहमान से भी हुआ था, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई राब्ते में की। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो अगर किसी के जजेस जो है चॉइस के नहीं है, तो ये तो फिर 26 अमेंडमेंट का जो है मामला तो नहीं है ना, ये तो जनरल मामला है। 26 अमेंडमेंट इससे नहीं है। 26 अमेंडमेंट तो एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट है कि पाकिस्तान के कानून में हुई। हम तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहते थे और वो नहीं बन सकी। इनके मुतालबे पर जो है वो आईनी बेंचेस बनी है। मेरे ख्याल में इनको उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बाकी एज फार एज देयर केसेस आर कंसर्न, वो उस पर जो है वो बात हो सकती है, और उस पर के अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, 5-5 या 10-10 FIR हैं, तो उस पर तो जो है वो। लेकिन घुमरो साहब, उस पे आज तक बात आपकी पार्टी की जानिब से ये बयानात तो जरूर आते हैं, और जाहिर है आने भी चाहिए, एक जमहूरी पार्टी है, लेकिन उसके लिए कोई अमली इक़दामात भी तो होने चाहिए। देखिए, हम तो गवर्नमेंट को जो है ना, हमने तो पहले तो पीटीआई को बोला था ना कि भाई आपकी अक्सरियत है तो आप पहले गवर्नमेंट बना लें। इन्होंने तो नहीं बनाई गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट मेकिंग में तो यही होता है ना कि गवर्नमेंट तो पाकिस्तान को चाहिए ना, फेडरल गवर्नमेंट को तो बनाना है ना। तो कैसे पाकिस्तान विदाउट फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं रहेगा ना। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद गवर्नमेंट नहीं बनाती, अगर उनको मेजॉरिटी भी है और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इंक्लूसिव नहीं होती, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मनाती नहीं, इनका फर्ज है ना दूसरी पार्टी को मना के पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाए। तो इन्होंने तो नहीं बनाई, तो हम तो फेडरल गवर्नमेंट को तो महरूम नहीं करेंगे किसी गवर्नमेंट से। वो तो गवर्नमेंट तो कोई पार्टी बनाएगी, जो हमें मनाएगी तो वो बनाएगी। हालांकि हमें काफी रिजर्वेशन है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुए गवर्नमेंट के वो पूरे नहीं हो रहे। हम बरमला कहते रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ जो भी एग्रीमेंट है वो हम हमारे गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफात हैं। हम तो कैबिनेट में नहीं, हम बाहर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल एक किरदार नजर आता है, जाहिर है किरदार। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये बताइए, जैसा कि इन्होंने कहा कि देखें ऑफर तो आपको भी की गई ना, सबसे पहले इन्होंने बैरिस्टर साहब पीटीआई ने को हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने तो कहा था हम आपके साथ आते हैं और हुकूमत भी बनाते हैं, तो एक किरदार तो है। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम में भी पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है वो कोई ढका छुपा तो नहीं है। देखिए, वो मुझे ये एक पंजाबी का एक जो है वो एक लतीफा है, वो मुझे याद आ गया है, और वो लेकिन मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ। हालांकि आता मुझे पंजाबी में भी है, आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल एज सिंधी। लेकिन वो होता ये है जी कि वो एक बंदा आता है और वो चौधरी साहब के से कहता है कि मुझे बेटी का रिश्ता दे दो, तो चौधरी साहब उसको उठवा के बाहर फेंकवा देते हैं घर से। तो वो जाते हुए कहता है कि फिर मैं ना ही समझा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। पीपल्स पार्टी से मेरी जो है वो भाइयों से बड़ी इल्तमास है कि आप ना ही समझें। आपके साथ मिलकर हम कोई हुकूमत नहीं बनाना चाहते, हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है तो हम पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। हम फॉर्म 45 के ऊपर 2/3 मेजोरिटी लेके आए हुए हैं।
हुकूमत बनाना हमारा राइट था। हमें 3 पार्टियों के साथ हुकूमत नहीं बनानी, और ये मेरी पर्सनल राय है। और मैं ये समझता हूं कि जब भी मुझसे मेरी राय मेरी पार्टी पूछेगी, मैं उनको बिल्कुल दूंगा, क्योंकि ये हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। हम पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और MQM के साथ, इन 3 पार्टीज के साथ किसी सूरत हुकूमत बनाने को, आप हमें अमेरिका और बरतानिया की भी हुकूमत दे दें तो हम इन तीनों के साथ बनाने को तैयार नहीं है। हाँ, बाकी जितनी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हम बात करेंगे। चले हाँ, चले इन थोड़ी 3 थोड़ी सी हम इस बात को थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। जरूर बात हो सकती है, जी। वो इस शर्त पे हो सकती है कि ये इस बात को माने कि हम फॉर्म 45 वाली सीटें लेके आए सर, हैं। पॉलिटिकल ये पार्टीज लीजिए की कि बात कौम की पॉलिटिकल अमानत पार्टीज है, से ये ही हम होनी उनको चाहिए। वापस कर रहे हैं, बैरिस्टर फिर साहब हम ये भी इनसे तो कोई बात देखें कर ना, लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टी से ही बात होनी चाहिए। आप कहते हैं हमने कहीं और बात करनी है, तो जाहिर है ये तो फिर आपका भी दुनिया के सामने है। खैर, हमें ज्वाइन किया है। फरहान साहब, बड़ा सिंपल बात है कि जो पावर ब्रोकर्स हैं उनसे बात होगी ना। आप अगर लेट्स चले 2 मिनट मुझे दीजिए। लेट्स अज्यूम किसी से घर लेने, जी, तो घर के चौकीदार से बात करेंगे कि मालिक से बात करेंगे? चले ऐसा तो नहीं हो सकता मुझे कि 1 मिनट दीजिए। हमें ज्वाइन किया है, मुझे घर दे, चल बैरिस्टर साहब जरा 1 मिनट दीजिए। हमें ज्वाइन किया है जो मुलाजिमों से बात नहीं हो सकती। हमारे मेहमान वेट कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। खुर्रम रोकड़ी साहब, रहनुमा पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी बात पॉलिटिकल पार्टी से होती है, या कि वो कहते हैं कि जो ताकत का मंबा समझते हैं या ताकतवर हल्के हैं उनसे होने चाहिए? सियासी तजिया क्या है आपका? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही बैठती है। तहरीक इंसाफ के साथ अलमिया ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ आया, तो उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच को खुद तहस नहस किया, अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व किया, रिजाइन दे दिए, और जो पॉलिटिकल प्रोसीजर है या जो पॉलिटिकल एडॉप्शन है उसका इनकार करते हुए इन्होंने एक और रास्ता चुना। अब बैठना इन्होंने हर सूरत पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ही है, और जो मौजूदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अब ये चाहें कि हम बैठें यानी अपनी मंतक देते रहें या अपनी ख्वाहिशात को लेके चलें, तो वो ये सोच सकते हैं, ये अपनी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ना सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। बैठना इन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ही है। जी सर। अच्छा रोकड़ी साहब, आपकी गहरी नजर है इन मामलात पर, क्योंकि बात जब की जाती है, जाहिर है अगर माजी में देखा जाए तो आपकी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस भी सामने आई हैं और बड़ी खबरें होती हैं आपके पास। तो क्या अब पीटीआई का जो डिमांड है या इनकी जो बातचीत आजकल चल रही है कि मुज़ाकरात की तरफ मामलात जा रहे हैं, तो वाकई कोई मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? कोई अंदर की खबर बताएं कि कोई रिलीफ, कोई बातचीत, या जो ताकतवर हल्के हैं उनके कोई रास्ता साफ हो रहा है? पीटीआई की बातचीत कोई होने जा रही है? कोई इनकी बातचीत नहीं है जी। ये जिस तरफ इशारा आपने किया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी कोई बातचीत हो रही है या कुछ का इम्कान है या कुछ पसे पर्दा कुछ हो रहा है, नॉट एट ऑल। ना इनकी कोई बातचीत हो रही है, ना होगी। जब भी इनको पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा, ये गवर्नमेंट के साथ ही बैठेंगे और पॉलिटिकल लोगों के साथ ही बैठेंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हो रही। जी सर। अच्छा ये बताएं, बैरिस्टर साहब वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है रोकड़ी साहब, और उनका कहना है कि आपकी ना बात हो रही है ना बात होगी, जबकि आपके सीएम साहब ये कह रहे थे, उन्होंने तो कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर ना हुए तो फिर जाहिर है हमने दोबारा से जो है वो हमारी तहरीक जो चल रही है उसे हम एक और बूस्ट देंगे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रही? जी देखिए कि ब्रोकरी साहब का जिस पार्टी से ताल्लुक है, जाहिर है खबरें तो वहां से आएंगी, खबरें आपको मिलेंगी भी सही। और मेरा नहीं ख्याल कि हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई से दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय कमांड, हम 4 लोग इधर बैठे हुए हैं, हम चारों ये एग्री करेंगे कि जाहिर है कि एक इंजीनियरिंग के जरिए जो है उसकी सियासी तख्लीक जो है वो सामने आई थी। लेकिन असल बात तो व्हाट रिमेन्स इज कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। ये छोड़ दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ, फरहान साहब आप क्या चाहते हैं, ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं, रोकरी साहब क्या चाहते हैं, गुमरोग साहब क्या चाहते हैं। हमारी बातें मेजॉरिटी जो मजमुआ अवाम का है उसके सामने उतनी एक वोट एक आदमी की हैसियत ही रखती हैं। और इस वक्त रोकरी साहब मेरा नहीं ख्याल कि डिनाई कर सकते हैं, शायद वो कर दें, वो एक सियासी मजबूरी होगी कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है।
पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में एक मैसिव अपसेट हुआ है और लोगों ने सिंबल ना होने के बावजूद, नेटवर्क बंद होने के बावजूद, इलेक्टोरल लिस्टों में हेर फेर के बावजूद, डिलिमिटेशन में हेर फेर के बावजूद लोगों ने निकल कर और साबित कर दिया है कि वो एक पार्टी को इख्तिदार में देखना चाहते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हम सबको इस मैच्योर माइंड के साथ इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो जो कुछ चंद लोग ईगो में बैठे हुए हैं कि हम शायद जो है जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एक बड़ी अहमियत रखता है और यही वजह है फरहान साहब कि वो सारी खबरें इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अभी जो जितनी बातें हमने की हैं तमाम इमरान खान और पीटीआई के कल आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने जस्ट वन मोर सेंटेंस देखिए, जो ताकतवर हल्के हैं इनको इस बात का इदराक करना पड़ेगा, ये जो गलतियां पहले करते रहे हैं वो ना करें। पब्लिक रिलेशंस आर एट एन ऑल टाइम लो। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, वीपीएन्स बंद करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद जो कुछ हो रहा है वो हम सब बैठ के देखें, लोगों की कॉन्शियसनेस में झांकें, देखें कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, देखें खल्के खुदा क्या कह रही है और ये ईगोस को खत्म करें और जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं उसको प्रिवेल होने दें। अच्छा, आपके चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर साहब, मौजूदा चेयरमैन कल एक टीवी टॉक शो में उन कह रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही थी और हम खान साहब की रिहाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, हमारे मामलात बड़ी स्मूथली तय पा रहे थे। ये आपके नोटिस में है? कल उन्होंने ये बयान दिया एक टॉक शो में बाकायदा तौर। बिल्कुल मैंने देखा, हामिद मीर साहब का कैपिटल टॉक था, आई कैन विद स्पेसिफिसिटी मैं उसको मेंशन कर सकता हूं, मगर आप इस बात को फिर देखिए ना कि खान के विजन को आप तारीफ कीजिए। अच्छा, रोकड़ी साहब से मैं कंफर्मेशन चाहूंगा, की रिहाई की बात होगी तो आगे ठीक है। रोकड़ी साहब इस पे आपका क्या तजिया, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि बातचीत वाकई अगर अभी तक भाग चुके होते, पीछे ख्वाजा आसिफ, साद रफीक सब अंदर तुने हुए होते और नवाज शरीफ साहब बाहर होते, तो खान को अप्रिशिएट करिए ना कि वो कहते हैं। चलिए जरा रोकड़ी साहब को थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा, रोकड़ी साहब, कल आपने देखा बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा तौर पर कहा हामिद मीर साहब के टॉक शो में कि हमारी बातचीत चल रही थी, हम तो बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन एंड टाइम पे कुछ मामलात गड़बड़ हो गए। तो क्या समझते हैं, वाकई में ऐसी कोई बातचीत है? आपने तो अभी डिनाई की है बाकायदा। ये सारी बचकाना बातें हैं कि हमें उन्होंने कहा कि आप फलान जगह पे जाके बैठ जाएं, तो फिर उन्होंने कहा कि जी 20 दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा। ये बचकाना बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप भी। और आप खुद सोचिए कि क्या इस तरह मामलात होते हैं या इस तरीके से चीजें हल होती हैं? और अगर इनको मालूम था, अगर इनको ऐसी चीज हो रही थी तो और ये क्या चाहते थे? इसलिए तो निकले थे कि इनका लीडर रिहा हो जाए, तो इनके लिए बैठ जाना ज्यादा बेहतर था। तो इन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, ये तो इनसे पूछना चाहिए। और किसने इनको कहा? यानी मैं तो कह दूं जी फलां ने मुझे कहा, किसने कहा इनको, किसने श्योरिटी दी? ये बचकाना बातें हैं जो किसी के कान में उधर चली गई, उसके कान से इधर आई, तो ये उसको हकीकत समझ लेते हैं। मैं इनको यही कहूंगा। जी सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा बुशरा बीबी साहिबा ने भी जाहिर बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, उनके बयानात अलग होते हैं और जो इनकी मौजूदा क़यादत है उसके बयानात अलग होते हैं। तो किस तरफ कौन खेल रहा है? रोकड़ी साहब, पीटीआई की क़यादत इस वक्त किस साइड पे खेल रही है? क्योंकि कंफ्यूजन तो सामने है इसमें। दो ग्रुप्स हैं जी, केसी में 2 ग्रुप्स हैं और इनके ऊपर भी 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप तो वो है जो अली अमीन गंडापुर के साथ है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट भी चले, मिनिस्टर्स भी हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी प्रोलॉन्ग वो अपनी गवर्नमेंट चलाएं। दूसरा ग्रुप है इनका जो इनकी है ये जो इमरान खान की एहलिया इसके साथ है, जी। और उनके साथ जी उसके साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। अब ये जो कॉन्वॉय आया था इसके अंदर कुछ 70 गाड़ी इनकी थी, तो इनकी आपस में रिफ्ट है और इनकी आपस में लड़ाई है। मुराद सईद हो गया, इस तरह के लोग जो हैं वो इमरान खान की एहलिया के साथ हैं और पॉलिटिकल लोग अलग हैं। लेकिन इन्होंने अब इनका आपस में ये लड़ाई चल रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वहां से निकले आखिर तक। तो एक दूसरे पर इल्जामात भी फेंकेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन गलती कोई अपनी नहीं मानेगा कि ये काम नहीं करने चाहिए, ये काम करने वाले नहीं हैं। आपको संजीदगी के साथ एक हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से आप एक जत्थे की सूरत इख्तियार कर गए हैं। आपने अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को छोड़ के एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट कर लिया जिसके ऊपर ना आपके लिए चलना मुमकिन है और आप जिन नौजवान बच्चों को आप अपने साथ ला रहे हैं आप उनका नुकसान कर रहे हैं, जबकि आपके तमाम के अपने बच्चे जो हैं वो बेनिफिशियरी भी हैं और वो अच्छी जिंदगी में गुजार रहे हैं।
तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी ये इन्होंने खुद करनी है, लेकिन ये इनका आपस की लड़ाइयां बहुत ज्यादा आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ती हुई। जी सर। अच्छा रोकड़ी साहब, एक चीज और आपसे, फिर मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा कि आप, जाहिर है एक नजर है आपकी, क्योंकि जब पीटीआई के मामलात गड़बड़ हो रहे थे तो उसमें आप वो शख्स थे जिन्होंने मामलात बेहतर करने के लिए बड़ी प्रैक्टिकल कोशिशें की थी। आपने बानी पीटीआई को बाकायदा एक स्टेज पर लाकर आपकी कोशिशें मौजूद थी। तो क्या चीज है जो रुकावट बन जाती है इस सारे मामले को, और इस नहज पर हालात पहुंच जाते हैं पीटीआई के, वो रुकावट क्या है? क्योंकि आप तो बड़े अंदर के आदमी रहे। देखिए सर, रुकावट यह है कि इमरान खान की कोई बात, जो कहते हैं ना धूप और छांव, उसकी ना धूप है ना छांव है। यानी अगर उसने एक चीज सुबह कमिट की है 8 बजे कि मैं ये करूंगा, तो 12 बजे अंदर गया घर के, तो उसको जिस डायरेक्शन में, यानी हम तो बाकी दोस्त बैठते हैं पीटीआई वाले, हम उनसे ये कहते हैं कि यार अब हम खामोश हैं, क्योंकि हम अगर चीजें ना जानते होते तो ना कहते। तो वो किसी भी चीज को उसके ऊपर फर्म डिसीजन नहीं ले सकता। शाम को घर जाएगा तो जो चीज घर से फीड होगी तो ही वुड चेंज द डिसीजन। तो उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता इमरान खान की कि ये कमिट कर दिया है और इसके ऊपर ये खड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर भी 3-3 राय चल रही होंगी। कोई कह रहा होगा संजानी का कह दिया, कोई कहेगा नहीं कहा। हर किसी को अपने अपने लिहाज से चलाया जाता है। तो सबसे बड़ा फेलियर ये है कि लीडर जो होता है उसके लिए मुस्तहकम होना, उसकी सोच का मुस्तहकम होना और उसको अच्छे बुरे की पहचान होना। और जब तक उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, उसको अपने दोस्तों की और जो उसके मुल्क के साथ हमदर्द है उनकी पहचान नहीं है, और जो खुद परस्ती के अंदर बहुत ज्यादा चला जाए तो ये मामलात फिर गड़बड़ होते हैं। इमरान खान एज ए लीडर फेल हुआ है, और हीरो तो है। हमने आखिरी दफा जब मैंने भी छोड़ा तो मैंने यही कहा था कि हीरो हो, आप हीरो से लीडर का सफर नहीं कर सके। हीरो इज समथिंग एल्स, लीडर होना इज समथिंग एल्स। मुल्क को चलाने के लिए लीडर चाहिए, हीरो नहीं चाहिए। तो वो एक हीरो की सौत में, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर है एज ए हीरो वर्शिप। थॉमस कार्लाइल की एक बुक है हीरोज एंड हीरोज वर्शिप, वो अगर पढ़ी जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो हीरो है लेकिन ही इज नॉट अ लीडर। तो अपने उस लीडर ना होने की वजह से ये तमाम नुकसान उठाते हैं। और आप देख लें इस 2-2.25 साल के पीरियड के अंदर अपनी हर चीज, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ही हिमसेल्फ, अपनी हर चीज को आग लगाने में ही इज द वन। और जितने लोग साथ चल रहे हैं जी, वो बेचारे डैमेज होते रहते हैं। वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल कॉज के लिए को मिलता है, वो डैमेज होते हैं और वो सफर भी कर रहे होते हैं। तो ये है कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब बड़ी 2-3 बड़े अहम नुकात रोकड़ी साहब ने डिस्कस किए। उन्होंने एक तो अभी मौजूदा जो आपकी सूरत हाल है उसमें कहा कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये सर नजर भी आते हैं बैरिस्टर साहब, इस चीज से आप डिनाई करें लेकिन ये चीज नजर भी आती है कि जाहिर है मुख्तलिफ स्टांस है इस वक्त बुशरा बीबी का। आज उन्होंने वजीर आला KPK ने बाकायदा उनके स्टांस का कहा कि ये उनकी जाती राय है, और उसके बाद दूसरा फिर इन्होंने, रोकड़ी साहब एक सीनियर लीडर है, इन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई बात समझाई जाए आपकी लीडरशिप को तो वो चीज उनकी समझ में उस वक्त नहीं आती, और इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसकी पहचान नहीं है। क्या कहेंगे आप कि क्या ये वाकई ये रुकावट है कहीं? देखिए फरहान साहब, ग्रुपिंग तो हर जगह पे होती है। सही, नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी है। उनमें से कुछ सूली लोग हैं जो कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो प्लेट में रख के दी थी ये नहीं लेनी चाहिए थी, अवाम के अंदर अपनी इज्जत रखते। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि वट एवर द कॉस्ट में भी, अगर अपने कपड़े भी उतार के बेचने पड़ जाएं और उसके बदले भी हुकूमत मिल जाए तो वेल एंड गुड। और नून लीग का तो ये खास तौर पे ट्रू है कि उन्होंने वो वोट को इज्जत दो का नारा बेच दिया, और जो है वो फिर अब ये एक इलास्टिक की शलवार पहनी हुई है फॉर्म 47 की, वो उनके हाथ में है। जिस वक्त उनका हाथ भी नीचे पैंचे के पास है, जिस वक्त उनका दिल करेगा वो उसको खींच देंगे, और तभी ये सारा कुछ जो वो कहते हैं वो होता है। कि यहाँ तक के फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर 2 मजबूत तरीन वुज़रा होते हैं काबीना के अंदर। ठीक। अच्छा ये बताइए रोकड़ी साहब के अब आप क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जाहिर है आपने बात जो की वो सारी अपनी साइड पे, लेकिन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इस दफा भी वोट तो पड़ा है पीटीआई को, ठीक है, जो भी उनमें कमजोरियां हैं, जो भी उनके अंदर हैं, लेकिन वोट बैंक तो है उनके पास, अवाम तो है जिन्होंने वोट कास्ट किया है पीटीआई के लिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वोटर बचाना होता है। पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने अपने आप को ऐसे लेके चलना होता है कि पार्टी भी बचे, वोटर भी बचे। इनकी तमाम पॉलिसीज वो हैं
कि ये अपना, यानी ये अब आप ये देखें कि ये जो बाइकॉट वाला चला कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है ना, पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें, तो ये रेजिस्टेंस की सियासत नहीं है। एक होता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं फॉर अ बेटर कॉज। हम ये देख रहे हैं कि इनकी तमाम सियासत वो है जिसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, चाहे वो IMF के साथ जाना है, चाहे बाहर खत लिखवाने हैं, चाहे आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक मुहिम चलानी है। तो ये तमाम चीजें कब शुरू की इन्होंने चलानी? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर आए। तो बाहर आकर इनका डिक्लाइन आप देखेंगे। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रुखसत किया, इन्होंने इस्तीफा दिए, इन्होंने बचगाना पॉलिसीज अपनाई, इनके हैंडल्स जो हैं ट्विटर के और वो को बाहर बैठा हुआ चला रहा है। इनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये हालत है कि इनका बड़े से बड़ा लीडर भी अपने आप को बिलिटल करता है, वो अपने आप को हकीर साबित करता है कि देखें जी पार्टी कुछ भी नहीं है, पार्टी जो कुछ है वो फर्द वाहिद है और हमारी किसी बात की कोई हैसियत नहीं। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा रोकड़ी साहब, फर्ज करें कल को बानी PTI की रिहाई हो जाती है, कोई बातचीत इनकी बन जाती है, तो आपको लगता है कि दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है, अपने आप को दोबारा से मुनज़्ज़म होती हुई PTI हमें नजर आएगी? देखिए, गलतियां आदमी अपनी माने और उनकी इस्लाह करे तो कोई भी शख्स कहीं से भी वापस बेहतरी की तरफ आ सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा है जी, वो ये है कि ना इन्होंने कभी गलती माननी है और ना इन्होंने प्रोग्रेसिव पॉजिटिव अप्रोच को एडॉप्ट करना है। जब अडॉप्ट ही नहीं करेंगे तो ये कैसे निकलेंगे? ये डिक्लाइन ही देखेंगे आप इनमें। जी सर, डिक्लाइन देखेंगे। चलें, वक्त हमारा खत्म हो गया है। रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हमने बातचीत की और जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने आप को उस मोटिव पर नहीं लेके आती जिसमें अमन हो, जिसमें बातचीत का रास्ता खुला हो और जिसमें चीज़ों में एग्रेसिवनेस जो है वो नजर ना आए, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ग्रो करना या आगे बढ़ना वो मुश्किल हो जाता है। तो PTI को भी अपने आप में जो भी चीज़ें हैं या जो भी उनका स्टांस है उस पर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त एक जमात उनके खिलाफ खड़ी है PTI, लेकिन अगर जमात इस्लामी का भी इशू उनके साथ बन जाता है तो हालात किस तरफ जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया। ज़मीर घुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम रोकड़ी साहब रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और बैरिस्टर अली ताहिर सीनियर कानूनदान और PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।